चलिए, शेपिंग द अर्थ सरफेस। इसमें आज हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के भीतर झांकेंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स में समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रस्ट की बात करेंगे। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट क्या है बेटा? देखिए, ये हिस्सा क्रस्ट है, ये हिस्सा क्रस्ट है, ये तो क्या कर रहा है? क्रस्ट क्या है? क्रस्ट, इसका डेफिनेशन, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। ये क्रस्ट का डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज क्रस्ट? व्हाट इज क्रस्ट? तो क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे बाहर का सॉलिड पार्ट क्रस्ट कहलाता है। इसकी नेचर, ये नेचर है। क्रस्ट कैसा है? ब्रिटल है। क्रस्ट नेचर, इसका नेचर है ब्रिटल का मतलब अगर दाब लगता है तो चूर चूर हो जाने वाला। ब्रिटल का मतलब जैसे ही फोर्स लगाए वो चूर चूर हो जाए, टूट जाए, तो ब्रिटल नेचर का है। आगे कह रहा है क्या कि इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस, क्रस्ट का थिकनेस है, वैरी करता है। मतलब थिकनेस कहीं ज्यादा है, कहीं कम। इनकी थिकनेस वैरिड है, कहीं ज्यादा थिकनेस है, कहीं कम थिकनेस है। जैसे थिकनेस को ही देखिए, अगर आप थिकनेस की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर ये क्रस्ट ज्यादा ठीक है। देखिए देखिए क्रस्ट को अगर देखिएगा तो यहां पर ये देखिए, इस हिस्से में यहां क्रस्ट ज्यादा मोटा है, और यहां आकर के देखिए क्रस्ट यहां पतला हो गया है, ये क्रस्ट पतला हो गया है। तो कह रहा है इसकी थिकनेस वैरी कर रहा है, मतलब कहीं ज्यादा है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है। अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया, यानी कॉन्टिनेंटल एरिया में थिकनेस ज्यादा है। कॉन्टिनेंटल एरिया में इसकी ये थिक है, कॉन्टिनेंटल एरिया में इसकी थिकनेस ज्यादा है। और जो ओशियनिक एरिया है, ओशन के नीचे, तो ओशियनिक रीजन में ये थीन है, ओशियनिक रीजन में ये थीन है। कॉन्टिनेंटल रीजन में थिक है, मोटा है, और ओशियनिक रीजन में क्या है? थिक, पतला है। ओशियनिक क्रस्ट इज थीनर कंपेयर टू, ये पॉइंट याद रखिएगा क्या कि ओशियनिक क्रस्ट क्या है? थीनर है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी क्या हो गया? क्या कह रहा है कि ओशियनिक क्रस्ट पतला है, थीन है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? ठीक है, मोटा है। ओशियनिक क्रस्ट का मीन थिकनेस कितना? 5 किलोमीटर। यानी ओशियन में जो ये है 5 किलोमीटर थिक है। ओशियन में ये थिकनेस, ओशियन में ये जो थिकनेस है, ये कितना है बेटा? 5 किलोमीटर है। ओशियन में 5 किलोमीटर है, वेयर एज कॉन्टिनेंट में अराउंड 30 किलोमीटर। ये हिस्सा कॉन्टिनेंट में ये 30 किलोमीटर है। तो इसकी जो थिकनेस है 0 to 30 किलोमीटर के बीच है। ठीक है बेटा? ओशियनिक क्रस्ट कितना है? 5 किलोमीटर थिक है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना है? 30 किलोमीटर क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल 30। ये थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन रीजन, और माउंटेन रीजन में जहां पर माउंटेन पाए जाते हैं, अब ये भी दो तरह का रीजन है। देखिए, ये माउंटेन रीजन हो गया और ये प्लेन रीजन है। तो माउंटेन रीजन में इसकी थिकनेस 70 किलोमीटर तक है। अब यहां से कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे थिकनेस ऑफ क्रस्ट पर। थिकनेस ऑफ क्रस्ट, तो क्रस्ट की थिकनेस ओशियनिक रीजन में कितना है बेटा? ओशियनिक रीजन में 5 किलोमीटर है। प्लेन रीजन में ये 30 किलोमीटर तक है। 6 to 30 किलोमीटर, या 0 to 30 लिख लीजिए। और माउंटेन रीजन में
अप टू 70 किलोमीटर। भारी ज्यादा है ना, तो माउंटेन रीजन में 70 किलोमीटर तक है, खासकर हिमालय रीजन में, ये ध्यान रखिएगा। थिकनेस इन हिमालय रीजन, थिकनेस इन हिमालय रीजन, किसकी थिकनेस, ये 70 किलोमीटर तक है। हिमालय रीजन में अर्थ का क्रस्ट कितना है, 70 किलोमीटर तक है। तो पहले ये क्रस्ट की बात होगी। क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे बाहर का, अर्थ का सबसे बाहर का सॉलिड पार्ट है, जिसकी थिकनेस वैरी करता है। ओशियनिक रीजन में 5 किलोमीटर थिक है। उसके बाद फिर आपको प्लेन रीजन में 30 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है, और ये माउंटेन रीजन में इसकी थिकनेस कितनी, 70 किलोमीटर तक जाती है। हिमालय रीजन में 70 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार फिर से थिकनेस का वैरी कर ले। ये 5 किलोमीटर तक है, यहां से यहां तक ये रीजन 30 किलोमीटर तक है प्लेन रीजन में, और बाकी रीजन में ये 70 किलोमीटर तक है। चलिए आगे क्या कहता है, मेंटल पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। अब देखिए, अब यहाँ आइए, अब यहाँ आइए, अब यहाँ आइए, इसको समझिए, इसको समझिए, इसको समझिए क्या कहता है। क्रस्ट है ना, क्रस्ट के नीचे का हिस्सा ये मेंटल है। क्रस्ट के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, मेंटल। मेंटल कहां से कहां तक फैला हुआ है। अब मेंटल की थिकनेस देखिए, ये तो क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के बाद का हिस्सा यहां से यहां तक ये मेंटल है, मेंटल है। देखिए ये मेन मेंटल, ये मेंटल रीजन मेन ये है, ये मेंटल रीजन है। उसके नीचे है एस्थेनोस्फेयर रीजन। तो कहता है क्या, क्या करा, पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज मेंटल। क्रस्ट के बाद का रीजन मेंटल कहलाता है। ये मोहोस डिसकंटिन्यूटी से लेकर 2900 किलोमीटर डेप्थ तक है। क्रस्ट का अपर हिस्सा एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। समझिए समझिए, ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट है। ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, अपर क्रस्ट कहिए, अपर क्रस्ट। और ये जो हिस्सा है इसको मोहोस रीजन कहते हैं। मोस रीजन क्या कहते हैं बेटा, मोस रीजन, मोस रीजन। और ये जो है क्रस्ट, मेंटल, अर्थ का मेंटल, अर्थ का मेंटल कितना है, 2900 किलोमीटर तक है फैला हुआ, 2900 किलोमीटर। क्रस्ट का थिकनेस कितना है, 2900 किलोमीटर डेप्थ तक है। वर्ड स्थेनो मीन्स होता है वीक। स्थेनो का मतलब वीक, मतलब ये वीकर सरफेस है। अब देखिए, कंसीडर टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। अब देखिए इसमें जो दिखा रहा है ये स्थेनोस्फीयर है। देखिए अपर क्रस्ट, क्रस्ट दो पार्ट में बटा हुआ है, क्रस्ट का दो भाग हो गया। एक ऊपर का जो ब्राउन ये दिख रहा है ब्लैक हिस्सा, ये हो गया अपर क्रस्ट, और उसके नीचे क्या है बेटा, लोअर क्रस्ट। क्रस्ट दो भाग में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर। क्रस्ट के नीचे का हिस्सा एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। एस्थेनो का मतलब होता है वीक रीजन, वीक रीजन। और आपका एस्थेनोस्फीयर कहां तक है, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ, ऊपर से 400 किलोमीटर, यानी मान कर चलिए 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों मिलाकर 100 किलोमीटर तक तो क्रस्ट है। 400 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर है, अप टू 400 किलोमीटर। और यहां से लेकर 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक यहाँ क्या है, मेंटल, यानी मेंटल की थिकनेस लगभग 2500 किलोमीटर है, लगभग
2500 किलोमीटर थिकनेस है। इसकी बात करते हैं, 2900 किलोमीटर मोस्ट डिस्कंटिन्यूटी से है। तो आपका जो अर्थ का एस्थेनोस्फीयर है, इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस ऑफ एस्थेनोस्फीयर, थिकनेस ऑफ एस्थेनोस्फीयर ये कितना बेटा? 2500 किलोमीटर। एस्थेनोस्फीयर का नहीं एस्थेनोस्फीयर कितना हो गया? 400 किलोमीटर ना। एस्थेनोस्फीयर का थिकनेस कितना था? 400 किलोमीटर। और मेंटल की थिकनेस कितनी है? थिकनेस ऑफ मेंटल इज अबाउट 2500 किलोमीटर थिक। मेंटल की थिकनेस लगभग 2500 किलोमीटर है। अच्छा, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस। अब कह रहा है क्या कि एस्थेनोस्फीयर वीकर हिस्सा है। एस्थेनोस्फीयर क्या है? कमजोर हिस्सा होता है। और जो मैग्मा निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान मैग्मा कहां से निकलता है? तो एस्थेनोस्फीयर से, जहां पर वीक रहता है, यानी एस्थेनोस्फीयर जहां पर कमजोर पड़ जाता है वहां से मैग्मा निकल जाता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान। समझिए इसको कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो मैग्मा कहां से निकलता है? उस हिस्से से निकलता है जहां पर का एस्थेनोस्फीयर वीक हो, जहां पर एस्थेनोस्फीयर की लेयर पतली हो। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अगला कहता है लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर देखिए लिथोस्फीयर मेंटल हो गया और हो गया लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या कहता है? लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट, इसका अपर पार्ट, ये लिथोस्फीयर कहलाता है। एस्थेनोस्फीयर और ये हो गया आपका लिथोस्फीयर। कौन सा? लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या है बेटा जी? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल का सबसे ऊपर का हिस्सा, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर 10 से 200 किलोमीटर तक थिक है। तो लिथोस्फीयर के बारे में कुछ पॉइंट। लिथोस्फीयर कहाँ है? क्या है ये? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। समझते हैं इसको। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है 10 to 200 किलोमीटर। देखिए इसको अगर फिर समझिए, मेंटल है ना, कहाँ आपका मेंटल? देखिए ये मेंटल है, ये अपना मेंटल है। मेंटल का जो अपर पार्ट है, मेंटल का अपर पार्ट, ये कहलाता है लिथोस्फीयर। मेंटल का अपर पार्ट क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। एक बार जान लीजिए, लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट। लिथोस्फीयर ये तो ऊपर हम समझ ही गए। चलिए, लिथोस्फीयर जिसकी थिकनेस अपर मोस्ट, मेंटल का अपर पार्ट लिथोस्फीयर कहलाता है, जो 10 से 200 किलोमीटर तक ठीक है। लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर, इट इज इन सॉलिड स्फीयर। अब लिथोस्फीयर का दो पार्ट है, ऊपर का कमजोर पार्ट और नीचे का हिस्सा क्या कहता है? बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बाद का हिस्सा, एस्थेनोस्फीयर के
बाद का हिस्सा, यानी मेंटल कॉपर पार्ट स्टेनोस्फीयर है और स्टेनोस्फीयर के बाद का हिस्सा क्या है, सॉलिड स्टेट में है। स्टेनोस्फीयर के नीचे का जो मेंटल है वो सॉलिड स्टेट में है। स्टेनोस्फीयर यानी मेंटल दो पार्ट में है, अपर वीक पार्ट जो स्टेनोस्फीयर कहलाता है और लोअर स्ट्रॉन्ग पार्ट जो सॉलिड में है। अब इसके बाद कहता है कोर। अर्थक्वेक बेस वेलोसिटी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। अब इसमें फिर आ जाइए, इस डायग्राम पे ही कंसंट्रेट रहिए। सबसे ऊपर सबसे ऊपर क्रस्ट क्या था, कोर था, है ना। सबसे ऊपर क्रस्ट हो गया, क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल और मेंटल के बाद कोर, तीन मेन पार्ट है। ऊपर का पार्ट क्रस्ट, सबसे ऊपर ये हो गया क्रस्ट, है ना। क्रस्ट के बाद आ गया मेंटल, ये मेंटल, और फिर आ गया नीचे कोर। कोर क्या है, कोर क्या है, कोर क्या है, कोर मेंटल बाउंड्री लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। पहला पॉइंट कह रहा है कि मेंटल और कोर की बाउंड्री 2900 किलोमीटर की डेप्थ पर है। आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड स्टेट में है। कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का ऊपर से नीचे का लेयर, अर्थ का ऊपर से नीचे का लेयर अगर जाते हैं तो अर्थ का लेयर कैसे ऊपर से नीचे, अर्थ। तो सबसे ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल और सबसे अंदर में कोर, सबसे अंदर में कोर। कोर का जो अपर कोर है, अपर कोर लिक्विड स्टेट में है और लोअर कोर सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक बात जान लीजिएगा, मेंटल में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, मेंटल भी दो पार्ट में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल सॉफ्ट है, लोअर मेंटल हार्ड है। अपर मेंटल सॉफ्ट है, लोअर मेंटल हार्ड है। और इस हार्ड लोअर मेंटल के नीचे अपर कोर है जो लिक्विड स्टेट में है, और कोर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो वहां लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता है, वो क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेशर के कारण होता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर घटेगा कोर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यही जो अपर कोर है, अपर कोर का लिक्विड वोल्केनिक इरप्शन में बाहर की ओर निकलता है। ये जो लिक्विड कोर, लिक्विड है, अपर लिक्विड कोर है, ये अपर लिक्विड कोर ऊपर वाली रीजन पर फोर्सेस लगाता रहता है। अब देखिए, जैसे पता है आपको कि हमारी अर्थ अलग अलग प्लेट्स का बना हुआ है, प्लेट्स का बना हुआ है। तो जो अपर कोर है लिक्विड स्टेट में है, गर्म होता है तो फोर्स लगाता है। तो इसी फोर्स के कारण कभी कभी क्या होता है, प्लेटें हिलती है, और जब प्लेटें हिलती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लेट का रीजन में कहीं दरार होता है, कमजोर जगह मिल गया, कमजोर जगह मिला तो वहां से जो कोर का जो लिक्विड है वहां से फोड़कर बाहर निकल आता है, मैग्मा जिसे कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। इसको आगे समझेंगे। इसको कभी कभी, अब देखिए इस लेयर को मेंटल, अगर क्रस्ट की बात करते हैं, इनर क्रस्ट की बात करते हैं, इनर क्रस्ट में मोस्टली क्या मिलता है, इनर क्रस्ट में मोस्टली हमें निकेल और आयरन देखने को मिलता है। इनर क्रस्ट में क्या रहता है, निकेल और आयरन, इसीलिए इनर क्रस्ट को कहते हैं नीफे। ये जो तीन रीजन है इसका और भी नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं, ये सीमा। उसके बाद का रीजन है सियाल और ये है नीफे। सीमा का मतलब इस रीजन में
सिलिका और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है। क्या है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस रीजन में सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है, जबकि इस रीजन में निकेल और आयरन ज्यादा है। निकेल प्लस आयरन। तो इनकी जो 3 रीजन है, कौन कौन? कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर, मेंटल और क्रस्ट। अनस, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण ये नीफे रीजन कहलाता है, जबकि मेंटल रीजन में सिलिका और एल्यूमिनियम ये ज्यादा रहने के कारण ये सियाल रीजन कहलाता है। और सबसे ऊपर का क्रस्ट वाला रीजन सीमा रीजन कहता है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा है। अब आगे इसमें इतना समझना था, अब आगे यहां समझेंगे रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वेदरिंग और इरोजन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं वेदरिंग क्या होता है। विदरिंग क्या है, क्या कहता है? विदरिंग क्या है? एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर का एलिमेंट। अब वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ना? वेदर का एलिमेंट्स क्या क्या होता है? टेम्परेचर। वेदर का एलिमेंट क्या है? टेम्परेचर, फिर एयर, वाटर, रेन वाटर, ये सब। तो करा कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट का अर्थ मटेरियल पर एक्शन, जिसके कारण वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। तो वेदरिंग का मतलब क्या हो गया? वेदरिंग का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? वीकनिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, वेदर के मौसम के एलिमेंट्स के वीक होने, एलिमेंट्स के कारण अर्थ के सरफेस का वीक होना, कमजोर होना क्या कहलाता है? वेदरिंग। एक बार फिर समझिए, वेदर के एलिमेंट्स के कारण अर्थ सरफेस का वीक होना, कमजोर होना वेदरिंग कहलाता है। There are a number of processes within weathering which act either individually or together to affect earth material in order to reduce them to fragmental state। अब कह रहा है weathering क्या करता है? तो अर्थ के जो मटेरियल्स हैं, अर्थ पर पाए जाने वाले पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, उनको क्या करता है? फ्रैगमेंट कर देता है, टुकड़ों में बांट देता है, चकनाचूर कर देता है। समझे? जो वेदर का जो एलिमेंट्स है, वेदर के एलिमेंट्स हैं, वाटर, टेम्परेचर, एयर या विंड, ये सब क्या करता है? अर्थ के मटेरियल को क्या कर देता है? वीदर कर देता है, फ्रैगमेंटेड कर देता है, तोड़ देता है। वेदरिंग, अब इसका डिफिनीशन क्या है? It is the mechanical disintegration and chemical decomposition of rock through action of various elements of weather and climate। वेदर एंड क्लाइमेट के, मौसम और जलवायु के अलग अलग एजेंट्स के कारण फिजिकली या केमिकल रॉक्स का फिजिकली या केमिकली रूप से कमजोर होना, या आप कह सकते हैं
कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स के वे फिजिकल या केमिकल एजेंट्स जो हमारे अर्थ के लेयर को क्या कर देता है, रॉक को कमजोर कर देता है, विदरिंग कहलाता है। एक बार फिर से समझिए, वेदर और क्लाइमेट के मौसम और जलवायु के वे फिजिकल या केमिकल रीजन, फिजिकल या केमिकल एजेंट्स, फिजिकल या केमिकल थिंग्स जो रॉक को कमजोर कर देता है, विदरिंग कहलाता है। समझ में आया? फिजिकल और केमिकल एजेंट्स के क्या करा, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक थ्रू द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज नोन एज विदरिंग। As very little or no motion of material takes place in withering, it is in situ or on situ processes। यानी कहता है क्या कि जो मटेरियल्स का गति बहुत कम, बहुत धीरे धीरे होता है, जो घिसता है, टूटता है, इनमें विदरिंग होता है, वो नहीं दिखता है। तो इसको कहते हम लोग कहते हैं या तो इन सीटू अंदर होने वाला या ऑन सीटू ऊपर होने वाला। इन सीटू मतलब अंदर से कुछ ऐसी प्रोसेस आए जो उसको धीरे धीरे कमजोर करे, या ऊपर से जैसे वाटर, पानी अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाए, नहीं दिखता है, तो वो क्या हो गया, इन सीटू। ऊपर से पानी बह रहा है, धीरे धीरे उसको कमजोर कर रहा है, ऑन सीटू। तो इन सीटू और ऑन सीटू। Is this little motion which can occur sometime due to withering synonymous with transportation? If not, why? Withering processes are conditioned by many complex geological का मतलब क्या होता है बेटा, related to earth surface। geological related to earth inner earth activities। जियोलॉजी, जियोग्राफी अंदर, जियोलॉजी उसकी साइंस है, जियोलॉजिकल प्रोसेस। क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, वेजिटेटिव फैक्टर्स। कह रहा है क्या कि जो विदरिंग प्रोसेस होता है, विदरिंग प्रोसेस किसके कारण होता है, जियोलॉजिकल इवेंट के कारण। अर्थ के अंदर कुछ घटनाएं घटित हो, जैसे अंदर लावा जो मैग्मा हो वो मेल्टेड मटेरियल बाहर आए, कमजोर करे, यानी हीट और प्रेशर का इफेक्ट हो। क्लाइमेटिक, ऊपर का क्लाइमेट चेंज हो, वाटर वेपर हो, बार बार कंटिन्यूअस हीट कोल्ड होता रहे। टोपोग्राफिक का मतलब हो गया कि जो अर्थ के ऊपर का लेयर है, हवा उसको बहा दे, धीरे धीरे कमजोर करे, पानी से वो कमजोर हो जाए। तो जो टॉपोग्राफिक मतलब टॉप लेयर, एयर और विंड के कारण जो वो क्या हो, डैमेज हो, तो वो टॉपोग्राफिक कहलाएगा। वेजिटेटिव, पेड़ पौधे जड़ों के बीच गया, उसको कमजोर कर दिया। देखे ना, घरों में भी लोग रहने देते हैं, जिस घर पे पेड़ उगाता है, जैसे खासकर पीपल का पेड़ ज्यादा उगता है ना, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ कैसे उगता है कि बर्ड्स खाती है, बीट करती है, वो बीट दीवार पर रह जाए तो उसको पानी मिलता है, पता चला वो पीपल का पेड़ उगाया, बरगद का पेड़ उगाया। अब वो जो पेड़ उगाया दीवार पर, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, कमजोर करेगा। ऐसे ही उड़ करके गए किसी चट्टान पर, थोड़ा सा उसको जगह मिला, और थोड़ा सा जगह मिला, वहां से अगर पेड़ उग आएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, काफी लंबे समय के बाद उससे चट्टान के रॉक के बीच में जाकर के उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो वही कह रहा है, दिस इज वेजिटेटिव फैक्टर्स। क्लाइमेट इज ऑफ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट होता है, सबसे ज्यादा विदरिंग में क्लाइमेट का योगदान होता है। वहां की कैसी क्लाइमेट है, वर्षा बहुत ज्यादा हो रहा था, पानी बहेगा तो वो उसको तोड़ेगा। या वहां कैसा रीजन है कि वाटर जो है कंटिन्यू हीट और कोल्ड हो रहा है, कंटिन्यूअली पानी गर्म और ठंडा हो रहा है। तो जब वाटर कंटिन्यूअली हीट और कोल्ड होगा, ठंडा गर्म होगा, एक्सपैंड और कोलैप्स करेगा,
तो वो क्या करेगा, उसको वीक कर देगा, कमजोर कर देगा। प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट बट ऑल्सो डेप्थ ऑफ द विदरिंग मेंटेन। तो कह रहा है कि जो फैक्टर्स हैं विदरिंग के, क्लाइमेट टू क्लाइमेट डिपेंड करता है, किस क्लाइमेट में कैसा विदरिंग होगा। किसी क्लाइमेट में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ विदरिंग। विदरिंग के 3 मेजर प्रोसेस हैं। पहला केमिकल। अब केमिकल विदरिंग मीन्स क्या होता है? केमिकल विदरिंग मीन्स क्या होता है? हवा में क्या है? वाटर वेपर है ना बेटा, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये दोनों मिलकर के जब ये घुल जाएगा, इसी तरह से हवा में क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ मिल गया, HNO3 बना दिया। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में क्लोरीन है, ये वाटर के साथ मिला, HCl बना दिया। तो ये सब एसिड आपस में जब रेन वाटर में घुल जाता है, जब रेन वाटर में घुल जाता है, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाटर में घुला तो ये क्या बना दिया? H2CO3 बना दिया। इसी तरह से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, ये वाटर से घुला तो ये क्या बना दिया? H2SO4। अब ये सारे एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जब वाटर में घुल जाएगा, रेन वाटर में घुल जाएगा, तो वो रेन वाटर क्या बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे एसिड रेन। तो यही केमिकल चेंजेज होता है, विदरिंग, केमिकल विदरिंग ये भी लाता है। अगला कहता है फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग का मतलब हो गया कि उसके ऊपर पानी जा रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, या उसके ऊपर विंड फ्लो कर रहा है, हवा जा रहा है, तो वो भी क्या करता है? उसको विदर करता है, कमजोर कर देता है। और थर्ड इज बायोलॉजिकल विदरिंग। बायोलॉजिकल विदरिंग का मतलब क्या हो गया? चूहा बिल बना लिया, चूहा उसके आसपास बिल बना लिया, वहां से चला गया, उस बिल में पानी चला गया, या वहां पर कोई चिड़िया बीट कर दी, उसमें बीज रहा, वहां पर कोई पेड़ निकल आया, तो वो पेड़ क्या कर देगा? उस पेड़ के कारण वो चट्टान, वो रॉक वीक हो जाएगा, और ऐसे विदरिंग को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल विदरिंग। वेरी रेयरली डज एनी वन ऑफ दिस प्रोसेस इवन ऑपरेट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ। अब ये तीनों जो विदरिंग है एक साथ जुड़े हुए हैं, तीनों विदरिंग एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर केवल फिजिकल होगा, या केवल केमिकल होगा, या केवल बायोलॉजिकल होगा, तीनों एक साथ है। कैसे कैसे? अंदर कोई ऑर्गेनिज्म गया, जैसे मान लिया चूहा गया, चूहा बाथरूम किया, पेशाब किया, अब चूहे के पेशाब में क्या है? अमोनिया है, तो वहां से भी HNO3 बनाया, वो भी कमजोर कर दिया, तो वहां से भी केमिकल विदरिंग हो गया, वहां से केमिकल विदरिंग हो गया। या चींटी बिल बना लिया, उसमें पानी चला गया, तो वाटर के कारण विदरिंग हो गया। तो तीनों विदरिंग, फिजिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल विदरिंग और केमिकल विदरिंग, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए आज इतना ही। कल से हम लोग बात करेंगे किसकी? केमिकल विदरिंग प्रोसेस की बात करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।